आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल और भविष्य दोनों दांव पर लगा दिए। बांग्लादेश में 20 साल बाद पासा पलट चुका है। तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन क्या उनकी आगे की राह उतनी आसान है जितनी दिख रही है? ढाका में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही आखिर गृह युद्ध जैसी स्थिति क्यों बन गई? मोहम्मद यूनुस ने तारिक रहमान की ताजपोशी से ठीक पहले वो कौन कौन से कांटे बिछा दिए हैं जो बांग्लादेश के नए नवेले पीएम के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या नई शुरुआत हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब शेख हसीना का साथ छोड़कर तारिक रहमान से हाथ मिलाएगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सारी दुनिया देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। सबसे पहले बात तो उस बड़े सवाल की। सवाल यह कि भारत के लिए अब आगे क्या? नई दिल्ली यानी भारत की सरकार इस वक्त एक बहुत ही बारीक टाइट रोप, बारीक रस्सी पर चल रही है। एक तरफ हमारी पुरानी दोस्त शेख हसीना है जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ तारिक रहमान हैं जिनके पास अब बांग्लादेश का भरपूर जनादेश है। भारत और बीएनपी के बीच रिश्तों का इतिहास कड़वाहट भरा रहा है। 2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी सत्ता में थी तो भारत विरोधी उग्रवादियों को वहां पनाह मिली थी। लेकिन क्या अब तारिक रहमान बदल गए हैं? तारिक के सबसे करीबी नेता का एक मैसेज आया है जिसने दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर दी है। उन्होंने कहा है कि हम भारत से लड़ नहीं सकते। यह बयान बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि बीएनपी जानती है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए भारत के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है। लेकिन असली पेच फंसा हुआ है प्रत्यर्पण पर। जी हां, एक्स्ट्रेडिशन पर। तारिक रहमान दबाव है कि वो शेख हसीना को वापस भारत से मांगे ताकि उन पर जो मुकदमे के दौरान सजा सुनाई है वो सुनाई जा सके। धर्म संकट है भारत के लिए। अगर भारत सौंपता है शेख हसीना को तो पुराने दोस्तों का भरोसा टूटेगा, नहीं सौंपता तो नई सरकार से रिश्ते खराब होंगे। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि भारत वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है और पर्दे के पीछे से तारिक रहमान को यह भरोसा दे रहा है कि सुरक्षा और बॉर्डर के मुद्दों पर भारत उनके साथ है, लेकिन शेख हसीना को लेकर फिलहाल कोई जल्दबाजी ना की जाए। तारिक रहमान भी जानते हैं कि दुनिया की नजरों में उनकी छवि एक कट्टरपंथी दल के नेता की रही है। इस दाग को धोने के लिए उन्होंने बाकायदा अपनी नई कैबिनेट में दो हिंदू चेहरों को शामिल कर सबको चौंका दिया है। निताई राय चौधरी और दीपेन दीवान, ये दो नाम है वो जो इस वक्त चर्चा में है। इसके पीछे एक और भावुक कहानी है। कहा जाता है कि तारिक की मां खालिदा जिया का हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं के साथ बहुत खास और भरोसे का रिश्ता रहा है। हिंदू मंत्रियों को शामिल करना सिर्फ कूटनीति के लिहाज से नहीं बल्कि भारत को यह संदेश देना भी है कि न्यू बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दिखावा है या वाकई जमीनी हकीकत बदलेगी बांग्लादेश में? यह तो वक्त बताएगा। बांग्लादेश में सब कुछ फिलहाल तो ठीक नहीं है। तारिक रहमान ने अभी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली भी नहीं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और बीएनपी के बीच ठन गई है, आमने सामने आ गए हैं। बड़ा झटका यह है कि बीएनपी ने यूनुस द्वारा बनाए गए संवैधानिक सुधार परिषद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। तनाव दोनों के बीच इतना बढ़ चुका है कि ढाका की सड़कों पर बीएनपी समर्थकों और यूनुस के समर्थकों के बीच झड़पें हो रही हैं। जमात इस्लामी भी इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो अपनी अलग विचारधारा थोपना चाहती है। तारिक रहमान को डर है कि यूनुस कहीं जाते जाते सेना के साथ मिलकर कोई नया खेल ना खेल दें। इसीलिए बीएनपी ने संसद में शपथ लेने के बावजूद सरकार की समितियों का बहिष्कार कर दिया। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोहम्मद यूनुस ने जाते जाते तारिक रहमान के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है जिसका सीधा फायदा चीन को मिल रहा है और भारत को भी नुकसान हो रहा है। एक खुलासा हुआ है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास चीन को कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रियायतें और राहत दी गई हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। अगर तारिक रहमान की सरकार इन प्रोजेक्ट्स को रद्द नहीं करती, इन पर अमल करती है, तो चीन को भारत के नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल करीब सर्विलांस का नजर रखने का मौका मिल जाएगा। ये वो हथियार हैं जो यूनुस ने चीन को थमा दिए हैं। और अब तारिक रहमान इस पर क्या फैसला लेते हैं, इससे तय होगा कि उनकी वफादारी दिल्ली की तरफ है, भारत के साथ है, या फिर चीन की तरफ। बांग्लादेश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ लोकतंत्र की नई उम्मीद है, दूसरी ओर पुरानी कट्टरपंथ की परछाई है। उससे उभरना है। भारत के लिए तारिक रहमान एक जरूरी मजबूरी बन चुके हैं। क्या रिश्तों का ये मरहम
काम कर पाएगा या चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? वैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के सामने 6 बड़ी चुनौतियां। पहला, शेख हसीना का प्रत्यर्पण, पहले भी डिस्कस किया, बताते हैं। फ्लैश पॉइंट यही है, ढाका के विशेष ट्राइब्यूनल ने साल 2024 के घटनाक्रम से जुड़े मामलों में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुना दी है। बीएनपी सरकार ने भारत से औपचारिक तौर से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। अब इसमें भारत के लिए दुविधा यह है कि प्रत्यर्पण होने से पुरानी सहयोगी हसीना के साथ दूरी का संदेश आएगा, उनके समर्थक नाराज होंगे। इससे मना करने पर नई सत्तारूढ़ सरकार, रहमान की सरकार से शुरुआती तनाव की स्थिति सामने आएगी। देखना होगा संभलती कैसी है। दूसरी बात, सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन दोनों देशों के बीच। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते में सुरक्षा आज भी एक अहम फैक्टर है। साल 2001 से 2006 का वो दौर जब बीएनपी की सरकार थी, तब भारत की रणनीतिक सोच को आज भी वो प्रभावित कर रही है। उस वक्त पड़ोसी देश की धरती से उग्रवादी ग्रुप भारत के पूर्वोत्तरीय 7 सिस्टर्स इलाकों को टारगेट करते थे। विशेष चिंता सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर है, जो भारत के पूर्वोत्तर को मुख्य भूभाग से जोड़ती है, बाकी भारत से जोड़ती है। तीसरा मुद्दा है धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश में। साल 2024 के बाद बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हमले हो रहे हैं, खूब बड़े हैं हमले। भारत के लिए ये केवल मानवीय मुद्दा नहीं है, धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का एक बड़ा मसला है। चौथा विवाद, जल विवाद, तीस्ता और गंगा का समझौता। तीस्ता नदी विवाद भी दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बड़ा मुद्दा है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर बीते कई सालों से सहमति नहीं बन पाई है। तारिक रहमान ने इस मामले में न्याय संगत हिस्सेदारी को प्राथमिकता करार दिया है। गंगा जल संधि भी इसमें एक बड़ा मुद्दा है। पांचवा पॉइंट आता है व्यापार, कनेक्टिविटी और रिश्ते दोनों देशों के बीच के। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कपड़ा, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, भारत के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी। और भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेशी बंदरगाहों से जोड़ने के लिए कई सारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया हुआ है, भारी निवेश किया है, वो कहीं अधर में न लटक जाए। छठा पॉइंट है चीन और पाकिस्तान का समीकरण बांग्लादेश को लेकर। तारिक रहमान ने चीन को विकास में सहयोगी बताया और इस बयान ने संदेश भी दे दिया कि उनकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक प्रोजेक्ट्स के लिए चीन के साथ काम को आगे भी जारी रखेगी। वहीं शेख हसीना के बाहर जाने के बाद पाकिस्तानी सरकार का या पाकिस्तान का दखल भी बढ़ा है। आईएसआई सक्रिय है। साल 2026 की शुरुआत में चटगांव, कराची समुद्री संपर्क और रक्षा मुद्दों पर बातचीत ने पाकिस्तान को फिर से सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। यहां पर जमात इस्लामी के प्रभावी होने को भी पाकिस्तान की इनडायरेक्ट एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बांग्लादेश की इस बदलती राजनीति हर अपडेट के लिए नवभारत टाइम्स को प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया, लेकिन चूंकि आज की तारीख में जब शपथ ले रहे थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, तो भारत फ्रांस के राष्ट्रपति का इस्तकबाल कर रहा था। इमैनुअल मैक्रों के साथ अरबों रुपए के, अरबों डॉलर के एग्रीमेंट्स साइन कर रहा था। भारत के लिए जरूरी था। भारत ने संदेश भी दिया है न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि तमाम उन देशों को कि बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका हम सम्मान करते हैं, उनके स्वागत का, उनके बुलावे का हम सम्मान करते हैं। हमने अपने लोकसभा के अध्यक्ष को भेजा, लेकिन हमारे देश की भी अलग प्राथमिकताएं हैं। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सर्वोपरि रखा, जो कि पहले से ही शेड्यूल था, और उसी लिहाज से भारत इस पर आगे बढ़े। अब देखना यह होगा कि क्या तारिक रहमान को भारत की तरफ से न्योता मिलता है बांग्लादेश में आने का, या तारिक रहमान की तरफ से पीएम को मौका दिया जाता है कि आइए बांग्लादेश में आपका स्वागत है, या फिर कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर किसी बड़े सम्मेलन में दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होती है, वहां पर क्या बात होती है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। और साथ ही साथ तारिक रहमान को चुनौतियों का सामना न सिर्फ बाहर से करना है बल्कि अंदर से भी अपनी कट्टरपंथी जमात इस्लामी से करना है, एनसीपी की जो युवा इकाई है उनसे करना है, और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस के बोए हुए कांटों से भी पार पाना है। नजर रहेगी सारी खबरों पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।